नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी का बच्चों पेपर आपका जो दूसरा है, इसमें के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं। कल आपका MGKVP का पेपर लगा हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि सर आप इस पेपर की भी क्लास कराइए। तो आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का जो दूसरा पेपर है इसको आज हम करा रहे हैं। इसमें से बनने वाले जो भी समस्त आपके MCQ क्वेश्चन आंसर हैं। पेपर आपका 2 है ज्योग्राफी का। इसमें आपको पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थर्ड, आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा MGKVP में और पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका उचित होगा। जिन भी विश्वविद्यालय में आपका लिखित का बच्चों पेपर होगा उन सभी विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण रहेगी हमारी क्लास। यहाँ से सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों को यहाँ से बच्चों हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से इन क्वेश्चनों को देखिएगा। सबसे पहले कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम क्या है आपको बताना है। फिर है कि इमोल कांड का भूगोल में क्या योगदान है। उसके बाद है कि स्थानिक संगठन की संकल्पना आपको बताना है। उसके बाद है कि LD स्टैम्प का व्यवहारिक भूगोलवाद क्या है। फिर कि रर्जल के द्वारा जो प्रस्तुत जो वातावरण निश्चयवाद की जो विचारधारा है इसको आपको स्पष्ट करना है। और जो ऊपर आपके 2 इसमें क्वेश्चन दिए कि प्राचीन भारत में प्रमुख जो भूगोलवेत्ता हैं और स्थानिक जो है अंतःक्रिया, इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ से हम करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले भूगोल में जो क्रमबद्ध उपागम है इसको सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, इसको जो है विषय वस्तुगत या जो है व्यवस्थित उपागम भी जो है कहा जाता है। भौगोलिक अध्ययन की एक ऐसी जो है विधि है जिसमें किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तथ्य या प्रकरण, जैसे कि जलवायु होगी किसी स्थान की, ठीक है, या फिर वहाँ की मृदा होगी, मिट्टी होगी, फिर जनसंख्या होगी, तो इसका अध्ययन जो है पूरे विश्व या जो है एक विस्तृत क्षेत्र के संदर्भ में जो है किया जाता है। इस उपागम में संपूर्ण पृथ्वी का एक इकाई मानकर जो अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसे कह सकते हो बच्चों, क्रमबद्ध जो उपागम है ये जो है एक प्रकार का उपागम है जिसमें जो है संपूर्ण पृथ्वी का किसी एक इकाई का जो है अध्ययन इसमें किया जाता है, संपूर्ण पृथ्वी पर। ठीक है, उसी चीज का। अब इसके यहाँ से हम विशेषताओं की बात करें तो इसके जनक कौन है, तो इस उपागम का विकास जो है जो प्रसिद्ध हमारे जर्मन भूगोलवेत्ता हैं अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट ने जो के द्वारा जो है इसके जो है इस सिद्धांत को जो है विकसित किया गया। उसके बाद अगले इसकी विशेषता है प्रकरण जो है आधारित। तो इसमें संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानकर किसी एक विषय, जैसे कि हो सकता है स्थल मंडल, जैसे कि भारत का स्थल मंडल और सब देशों का स्थल मंडल, तो कह सकते हो इन सभी का क्या है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विस्तृत अध्ययन है, चाहे स्थल मंडल का हो या फिर जल मंडल हो, वायुमंडल या फिर कोई भी जनसंख्या भूगोल हो सकता है, तो उसका एक विस्तृत अध्ययन है। इसी को हम जो है इसी को बच्चों हम क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। अगली इसकी विशेषता है वैज्ञानिक और जो है सामान्य। इसे बच्चों सामान्य भूगोल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सामान्य नियमों सिद्धांतों की जो खोज पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के यदि हम कहें तो यदि जनसंख्या का अध्ययन करना हो तो विश्व स्तर पर जनसंख्या का वितरण क्या है, उसका घनत्व क्या है, वृद्धि दर क्या है, साक्षरता दर क्या है आदि का जो अध्ययन किया जाता है, न कि किसी एक विशेष जो क्षेत्र का। तो क्रमबद्ध बच्चों जो उपागम है इसमें किसी एक देश का अध्ययन नहीं किया जाता है, जैसे कि किसी एक देश की जो जनसंख्या है केवल एक देश की नहीं अध्ययन किया जाता है, बल्कि विश्व के सभी देशों की जनसंख्या का, उसके वितरण का, उसकी साक्षरता दर का, उसकी मृत्यु दर का, जन्म दर का, इन सभी चीज़ों का विस्तृत जो है अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ से इमोल कांट के क्या योगदान रहा है भूगोल में, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इमोल कांट को बच्चों वैज्ञानिक भूगोल का जनक माना जाता है। उन्होंने भूगोल को एक व्यवस्थित और दार्शनिक आधार जो है प्रदान किया। इनके हम मुख्य योगदान की बात करें तो भूगोल का वर्गीकरण। तो इमोल कांट ने ज्ञान को 2 आधारों में जो है बांटा है। पहला इन्होंने तार्किक कहा है, मतलब जो वस्तुओं की समानता के आधार पर जो है, जैसे कि जीव विज्ञान। दूसरा इन्होंने जो है भौतिक बताया है। भौतिक में बच्चों इन्होंने समय जो है स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है, जैसे कि इतिहास, तो इसके संदर्भ में जो है घटनाओं का अध्ययन है। फिर है भूगोल, तो इसमें बच्चों जो है स्थान के संदर्भ में तत्वों का अध्ययन है, ऐसा उन्होंने बताया। अब यहाँ से इन्होंने भूगोल की परिभाषा को भी स्पष्ट किया है इमोल कांट जी। तो इनके अनुसार सारणीबद्ध विज्ञान है भूगोल, और यह जो पृथ्वी के उस हिस्से का अध्ययन करता है जहाँ पर मानव जो है रहता है, इसी को भूगोल कहते हैं। ये इमोल कांट के द्वारा परिभाषा जो है लिखी गई। तो भूगोल की परिभाषा इमोल कांट ने जो लिखा है कि भूगोल एक बच्चों सारणीबद्ध विज्ञान है
या जो है पृथ्वी के उस हिस्से का अध्ययन करता है जहाँ पर मनुष्य क्या है, रहता है, निवास करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं तो कांट के अनुसार हमें यह देखना चाहिए कि ये जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, जैसे कि हम मनुष्य का अध्ययन करेंगे तो मनुष्य कहाँ पर रहता है, उसका खान पीन क्या है, कैसे अपनी जीविका चलाता है, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन बच्चों मानव भूगोल में करते हैं। ऐसा उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि स्थानिक जो संगठन क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूरी देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी की सतह पर मानवीय गतिविधि हो, मतलब जो है मनुष्य की जो गतिविधियाँ हैं और वस्तुएं जो है लोगों के वितरण और उनकी जो है व्यवस्थित जो है अवस्था को हम जो स्थानिक जो है संगठन कहते हैं। यह एक क्षेत्र विशेष में समाज, पर्यावरण, वहाँ के संसाधनों के बीच संबंधों का एक प्रतिरूप है जो भौगोलिक पैटर्न को जो है आकार देता है। यदि हम सरल शब्दों में हम कहें बच्चों तो स्थानिक जो संगठन है, ठीक है, या किसी भौगोलिक क्षेत्र के संसाधनों, लोगों के बीच के संबंधों का एक नक्शा है या फिर एक पैटर्न है जो बताता है कि चीज़ें एक दूसरे के संदर्भ में कैसे जो है व्यवस्थित हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसकी हम विशेषता की बात करें तो क्षेत्रीय जो है व्यवस्था तो यह जो निर्धारित करता है कि कौन सी चीज़ें जैसे कि शहर, खेत या फिर घर ये कहाँ पर स्थित है। फिर है कि समुदाय और जो है पर्यावरण तो यह जो है वहाँ के समुदाय, प्राकृतिक वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं का जो है परिणाम होता है। भूगोल में इसके हम महत्व की बात करें तो इसका उपयोग बच्चों भूमि उपयोग, जनसंख्या वितरण, क्षेत्रीय विभेदन को समझने में जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है। अब इसमें अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि LD स्टैंप, इनके अनुसार बच्चों व्यवहारिक भूगोल में इनका क्या योगदान रहा है आपको ये बताना है। तो इनको बच्चों जो है व्यवहारिक भूगोल का प्रेरता या फिर जनक माना जाता है। इन्होंने भूगोल को केवल सैद्धांतिक अध्ययन तक सीमित न रख करके उसे सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान का जरिया जो है इन्होंने बनाया। और यदि में की विस्तृत में हम बात करें तो LD स्टैंप ने 1960 में इनकी एक पुस्तक है बच्चों जिसका नाम है अप्लाइड जियोग्राफी, इसके माध्यम से व्यवहारिक भूगोल की नींव रखी, जिसमें उन्होंने भूगोल को सामाजिक समस्याओं के समाधान और क्षेत्रीय नियोजन में एक उपकरण के रूप में जो प्रस्तुत किया। उन्होंने मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को समझने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण और भूमि उपयोग मानचित्रण पर जो है जोर दिया है। ठीक है, यदि इसके तो हम कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें जैसे कि इनकी जो पुस्तक है अप्लाइड जियोग्राफी, तो स्टैंप ने जो है माना है कि भौगोलिक ज्ञान का उपयोग केवल एकेडमिक अध्ययन के लिए नहीं है बल्कि मानव समाज की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए जो किया जाना चाहिए, ऐसा जो स्टैंप ने जो बताया है। तो थोड़ी सी जो कि हम शॉर्ट में इनके क्वेश्चनों को करा रहे हैं बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ लेना फिर आपको अपने हिसाब से बनाकर आपको लिखाना है। फिर यहाँ से बच्चों फ्रेडरिक रेटजल का क्या योगदान रहा है भूगोल में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो इनको बच्चों जो है आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है और उन्होंने जो है वातावरण निश्चयवाद विचारधारा की जो है नींव रखी है। और उनके अनुसार बच्चों मानव समाज और मनुष्य की जो गतिविधियाँ है, मतलब मानव जो समाज है और मनुष्य की जो गतिविधियाँ है, उसकी जो कल्चर है और उसका जो विकास है पूरी तरह से बच्चों भौतिक पर्यावरण क्या है बच्चों, जैसे कि जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, वनस्पति हो गया, इसके द्वारा जो है नियंत्रित होता है और जो है निर्धारित होते हैं। मतलब जो है मानव समाज की जो गतिविधियाँ है, जो मानव समाज है उसका जो विकास है, अभी उसकी जो कल्चर है किसके द्वारा बच्चों निर्धारित होती है, भौतिक जो है पर्यावरण के द्वारा। अब यहाँ से इसके हम मुख्य बात जो है बिंदुओं की बात करें, ठीक है, तो रटजल का मानना था कि प्राकृत एक बच्चों सक्रिय एजेंट है जबकि मनुष्य क्या है, एक निष्क्रिय अनुनायी है, इनका ही मानना है। फिर एक कि मानव जो है प्राकृतिक संबंध इन्होंने बताया है। रटजल ने मानव भूगोल को प्राकृतिक, पर्यावरण, मानव जीवन के बीच की अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा ही होता है, ऐसा उन्होंने जो है बताया है। फिर एक जैविक सिद्धांत उन्होंने बताया है। उन्होंने बच्चों राज्य की तुलना एक जैविक इकाई मतलब जो है जीव से की है जो अपने भौतिक वातावरण के अनुसार ही विकसित होता है और जो है बढ़ती है। फिर एक डार्विन का प्रभाव, तो रटजल पर जो कि चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का गहरा प्रभाव था, इसलिए उन्होंने जो है मानव समाजों को भी प्रकृति के नियमों के अनुसार ही जो है विकसित होते हुए देखा। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत क्या है, उसके बाद है कि रोमन भूगोलवेताओं के योगदान पर आपको टिप्पणी लिखना है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता सर हेल्फोर्ड मैकेंडर
इन्होंने जो है बच्चों 1904 में हृदय स्थल का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया, जो आधुनिक भू राजनीति का आधार जो है माना जाता है। ठीक है, यदि इसकी हम अवधारणा की बात करें तो मैकेंडर के अनुसार विश्व की जो शक्ति है बच्चों, शक्ति का जो केंद्र है समुद्र नहीं है बल्कि यूरेशिया है। यूरेशिया क्या है? यूरोप प्लस जो है एशिया है। इसका जो है आंतरिक विशाल भूभाग है। उन्होंने इस क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र या जो हृदय स्थल जो है कहा है। इतना बिंदु आपको जो है लिखना है। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन था कि रोमन भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा है भूगोल में, आपको बताना है। तो मुख्य रूप से बच्चों प्रादेशिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, मानचित्रण में के क्षेत्र में इनका जो है योगदान रहा है। जहाँ यूनानी विद्वानों ने सैद्धांतिक गणितीय जो कि भूगोल पर जोर दिया, वही जो है रोमन का दृष्टिकोण अधिक जो है व्यवहारिक था, जिसका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार, सुचारू जो है शासन जो चलाना था। यदि हम प्रमुख विद्वान उनके हम कार्यों की बात करें तो जैसे कि स्ट्रैबो। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों बन सकता है कि स्ट्रैबो के जो है योगदान आपको लिखना है भूगोल में, तो ये मत कहिए कि हमने आपको कराया नहीं है, तो ये आपको लिखना है। तो स्ट्रैबो ने जो है बच्चों, इन्हें जो है प्रादेशिक भूगोल का पिता जो है माना जाता है। उन्होंने 17 खंडों वाली विशाल पुस्तक जो कि ज्योग्राफिया इनकी जो है पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन ज्ञात विश्व का विस्तृत भौगोलिक और ऐतिहासिक वर्णन जो है मिलता है। दूसरे बच्चों विद्वान हैं जो कि टालेमी हैं। ठीक है, इन्होंने बच्चों मानचित्र कला में जो है क्रांति ला दी। उनकी प्रसिद्ध एक कृति है जिसका नाम है ज्योग्राफिया। इसमें बच्चों अक्षांशा देशांतर के आधार पर स्थानों को दर्शाने की विधि जो है इन्होंने बताई है। फिर यहाँ से प्लिनी है, उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री इनका एक ग्रंथ बच्चों, जिसमें इन्होंने खगोल विज्ञान, भौतिक भूगोल, वनस्पति जो विज्ञान है इसका व्यापक जो है संग्रह किया है। फिर इसमें जो इन्होंने इसके बारे में जो है बताया है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि भूगोल में द्वैतवाद क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। फिर कि कार्ल रेटर का भूगोल में क्या योगदान रहा है, ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा, तो इनको दोनों को देख लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों भूगोल में द्वैतवाद क्या है, डुअलिज्म क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों अर्थ होता है कि किसी एक ही विषय को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखना या फिर उसको विभाजित करना शाखाओं में। मतलब जो है कोई एक दृष्टिकोण है, फिर कोई एक विषय है, उसका अध्ययन जो है दो तरीकों से करना, इसी को हम जो है भूगोल में द्वैतवाद कहते हैं। ठीक है, यह बच्चों एक भौगोलिक चिंतन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है, जहां विद्वानों ने भूगोल के अध्ययन के तरीकों पर जो है बहस की है। तो भूगोल में द्वैतवाद क्या है बच्चों, द्वैतवाद का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र या विषय को दो भिन्न पहलुओं से जो है देखा जाता है। उदाहरण के जैसे कि प्राकृतिक और जो है मानव भूगोल। तो जो कि भूगोल के दो प्रमुख भागों में इसको बांटा गया है। तो प्राकृतिक भूगोल में बच्चों हम पर्वत, नदियाँ, जलवायु जो है प्राकृतिक के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मानव भूगोल में क्या हम बच्चों पढ़ते हैं, जनसंख्या, संस्कृति, उसकी आर्थिक गतिविधियाँ, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो ये क्या बच्चों एक द्वैतवाद का जो है क्या बच्चों एक एग्जाम्पल है। अगले हम उदाहरण की बात करें बच्चों, जैसे कि स्थिरता और जो है परिवर्तन। जैसे कि भूगोल में जो है यह भी माना जाता है कि कुछ चीज़ें जो है स्थिर रहती हैं जैसे कि पर्वत, जबकि कुछ जो है चीज़ें समय के साथ बदलती रहती जैसे कि नदियों का मार्ग या फिर जो है नदियों का बहाव। तो ये भी बच्चों द्वैतवाद का एक जो है एक रूप है, उसका एक उदाहरण है। तो इस प्रकार बच्चों भूगोल में द्वैतवाद का मतलब होता है कि किसी विषय को दो भिन्न भिन्न लेकिन सह अस्तित्व वाले पहलुओं से जो है समझना है, फिर उसको विभाजित करना। ठीक है, इसी को द्वैतवाद हम कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे एक और भी एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, जैसे कि भारत में ग्रामीण और जो है शहरी द्वैतवाद इस रूप से जो है देखा जा सकता है। जैसे कि शहरी क्षेत्र में बच्चों आधुनिक आपकी सुविधाएं आपको मिलेंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों सुविधाएं ये सीमित होती हैं। यह बच्चों द्वैतवाद सामाजिक और आर्थिक विकास में जो है असमानता को ये दर्शाता है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन कि कार्ल रेटर का बच्चों भूगोल में क्या योगदान रहा है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों इनको जो है आधुनिक भूगोल के संस्थापक और प्रादेशिक भूगोल के जनक जो है बच्चों माने जाते हैं। उन्होंने भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन, पृथ्वी की एकता, मानव पर्यावरण संबंधों पर जोर दिया है। इनकी एक पुस्तक बच्चों आर्यकुंडे, ठीक है, आर्यकुंडे की जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने जो है भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में जो स्थापित किया है। और वे जो तुलनात्मक विधि के समर्थक भी जो थे।
अब यहाँ से इनका क्या योगदान रहा है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लीजिए। जैसे कि प्रादेशिक भूगोल के जनक, तो कार्ल रिटर ने जो है प्रादेशिक भूगोल को सुव्यवस्थित किया, जहाँ जो है उन्होंने किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक और जो है मानवीय तत्वों का जो है समग्र अध्ययन किया। फिर अगला इसमें इनका जो योगदान रहा है आंडकुंडे, तो उनकी बच्चों सबसे बड़ी जो कृति है, जो पुस्तक है, जो 17 खंडों में है। इसमें उन्होंने बच्चों अफ्रीका एशिया का भौगोलिक जो कि वर्णन है, जो पृथ्वी को एक संगठित इकाई के रूप में जो है प्रस्तुत करती है। फिर यहाँ से है मानव केंद्रित जो कि दृष्टिकोण, तो रिटर ने बच्चों भूगोल में मानव को केंद्र में रखा और उनका मानना था कि पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने मानव की आवश्यकताओं के अनुसार किया है। ठीक है, अगला भी इनका योगदान है तो तुलनात्मक जय विधि, तो उन्होंने बच्चों विभिन्न प्रदेशों की तुलना करके भौगोलिक सिद्धांतों का विकास किया। फिर कि क्षेत्रीय अध्ययन, तो उन्होंने बच्चों जो फील्ड वर्क को जो है भूगोल का आधार जो है इन्होंने माना। तो ये था इनको बच्चों योगदान कार्ल रिटर जी का। अब यहाँ से अब इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1950 के बाद भारत में भूगोल के विकास का आपको परीक्षण करना है। उसके बाद है कि भूगोल में पुनर्जागरण काल में प्राप्त जो उपलब्धियां हैं उसका आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले बच्चों भारत में भूगोल का विकास, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपका आएगा। तो बच्चों भारत में भूगोल का जो विकास हुआ है प्राचीन वेदों व पुराणों से जो है शुरू होकर आधुनिक एकेडमिक विषयों तक जो है हुआ है। प्राचीन काल में बच्चों ज्ञान विज्ञान जो है वेदों, मध्यकाल में बच्चों अरब यात्रियों, आधुनिक काल में ब्रिटिश सर्वेक्षकों के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान जो है बढ़ा है। 1920 के दशक में बच्चों लाहौर में औपचारिक एकेडमिक जो है शुरू हुई और स्वतंत्रता के बाद नियोजन व जो है प्रादेशिक भूगोल में जो है तेजी आई। तो स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो 1950 के बाद विश्वविद्यालय में बच्चों भूगोल विभागों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। इस दौर में प्लानिंग मतलब नियोजन, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल पर भी जो है ध्यान केंद्रित जो है किया गया। उसके बाद है आधुनिक जो है प्रवृत्तियाँ, तो 1980 के बाद ठीक है जो कि भूगोल में प्रयोगात्मक क्रांति, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी तकनीकों के साथ जो आगे जो है ये बढ़ता गया। तो वर्तमान में बच्चों भारतीय भूगोलवेत्ता पर्यावरणीय मुद्दों, नगरीकरण, आपदा प्रबंधन, सतत विकास जैसे विषयों पर जो अनुसंधान जो है कर रहे हैं। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से पुनर्जागरण काल क्या है बच्चों, ठीक है, तो भूगोल के इतिहास का एक क्रांतिकारी बच्चों युग था, जिससे खोजों का युग भी जो है कहा जाता है। मध्यकाल के अंधकार युग के बाद इस काल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नई खोजों ने जो है दुनिया के बारे में मानव ज्ञान को पूरी तरह से जो है बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसके हम उपलब्धियों की बात करें, जैसे महान भौगोलिक खोजें और जो है अन्वेषण, तो इस काल में बच्चों नाविकों ने जो है क्योंकि अज्ञात महासागर को पार कर नई दुनिया के द्वार जो है खोले, जैसे कि अमेरिका की जो है खोज जो कि 1992 में हुई थी। ठीक है, क्रिस्टोफर जो कि कोलंबस ने एशिया के नए मार्ग की खोज में अमेरिकी महाद्वीप की जो है खोज की। फिर है कि भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज, तो वास्को डी गामा ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ जो कि गुड होप का चक्कर जो है लगाकर भारत पहुंचने का मार्ग जो है खोजा। फिर है कि विश्व की परिक्रमा। ठीक है, तो यहाँ से मैगलन के अभियान ने पहली बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर यह सिद्ध किया कि पृथ्वी क्या है बच्चों, गोल है। अब यहाँ से भूगोल के विकास में प्राचीन भारतीय विद्वानों के क्या योगदान रहा है आपको बताना है, उसको भी समझ लीजिए। तो प्राचीन भारतीय विद्वान ने भूगोल के क्षेत्र में उस समय क्रांतिकारी योगदान दिया था, जब दुनिया के कई हिस्सों में भौगोलिक समझ जो है अत्यंत जो है सीमित थी। उन्होंने गणितीय गणनाओं, खगोलीय अवलोकनों और जो क्षेत्रीय विवरणों के माध्यम से आधुनिक भूगोल की जो है नींव रखी। तो प्राचीन भारतीय भूगोल में मुख्य योगदानों का मूल्यांकन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हम देखें तो पहला है गणितीय जो खगोलीय जो है भूगोल। तो प्राचीन विद्वानों ने पृथ्वी के आकार, उसकी गति, ब्रह्मांड में इसकी स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण जो है किया है, जैसे कि पृथ्वी का आकार। तो भारतीय विद्वान भूगोल शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी गोल। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया है कि पृथ्वी गोल है और अंतरिक्ष में जो है निराधार टिकी हुई है। फिर है कि पृथ्वी की गति, तो आर्यभट्ट जो कि पहले ये विद्वान थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है घूमती है
जिससे जो है दिन और रात होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि आर्यभट्ट का योगदान आपको लिखना, तो यही सब चीज़ें आपको आर्यभट्ट के बारे में आपको लिख देना है। फिर है कि अक्षांशा और देशांतर। तो प्राचीन ग्रंथों जैसे कि सूर्य सिद्धांत में अक्षांशा देशांतर की सटीक जो कि गणना के सूत्र भी मिलते हैं। अब यहाँ से भूगोल के विकास में ब्लास जी का क्या योगदान रहा है, फिर यहाँ से सेक्शन सी के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो विडाल दी ब्लास को आधुनिक फ्रांसीसी भूगोल का जनक माना जाता है। उन्होंने भूगोल को एक नई दिशा दी और मानव तथा प्राकृतिक के संबंधों को समझने के लिए संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन भी जो है इन्होंने किया। अब यहाँ से इनके योगदान को थोड़ा सा बच्चों हम विस्तृत में समझेंगे। जैसे कि भौगोलिक जो विचारधारा है, तो सबसे पहले इन्होंने जो संभववाद का जो कि सिद्धांत दिया है, विचारधारा दिया है। तो ब्लास ने निश्चयवाद का खंडन करते हुए बताया है कि प्रकृति जो है मनुष्य के सामने केवल संभावनाएं रखती है, मनुष्य उनका जो है उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब जो है इन्होंने बच्चों जो है निश्चयवाद का जो है खंडन किया है। निश्चयवाद में क्या कहा गया है, निश्चयवाद में कहा गया कि मनुष्य का जो अस्तित्व है प्राकृत के द्वारा ही मनुष्य जो है पल भर रहा, मतलब जो मनुष्य है प्राकृत के द्वारा ही जो है मनुष्य का अस्तित्व है, मतलब उसी में जो है उसी के द्वारा जो है मनुष्य अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन इन्होंने जो संभववाद बताया है, इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्राकृत है ये जो है केवल एक प्रकार की, इन्होंने बताया है केवल ये संभावनाएं केवल पैदा करती है। मनुष्य क्या करता है, अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने जो है विवेक का प्रयोग करके अपने जो है जीवन को सुखी बनाता है, उसका उपयोग करता है, ऐसा इन्होंने बताया संभववाद में। ठीक है। फिर यहाँ से जीवन पद्धति, तो उन्होंने जो है समाज और पर्यावरण के बीच तालमेल को जीवन पद्धति कहा है। उनके अनुसार संस्कृति और परंपराएं यह तय करती हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरण पर कैसे जो है क्या करेगा। मतलब जो है मनुष्य जो पर्यावरण है, इन्होंने इसमें बताया कि पर्यावरण केवल योजना जो है आपके सामने जो है संभावनाएं पैदा करती हैं। ठीक है। आप अपने बुद्धि का विवेक करोगे तो आप जो है जैसे कि पेड़ लगा हुआ है तो उसका आप काट के जो है फर्नीचर बना सकते हो। तो अपने बुद्धि का विवेक करके आप आसानी से अपना जीवन जो है सुखमय आप व्यतीत कर सकते हो। ठीक है। इसमें जो है मनुष्य जो है प्राकृत का दास नहीं है, बल्कि मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है, अपना जो है जीवन किसी भी तरह जो है अपने बुद्धि का प्रयोग करके व्यतीत कर सकता है। फिर कि पार्थिव एकता का सिद्धांत भी बच्चों उन्होंने दिया है। तो ब्लास का मानना था कि पृथ्वी के सभी तत्व जैसे कि जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें जो अलग करके समझा नहीं जा सकता, ऐसा इन्होंने बताया। अब यहाँ से बच्चों हेम्बोल्ड के द्वारा भौगोलिक ज्ञान में किए गए योगदान को विस्तृत आपको विवेचना करना है। फिर कि भौगोलिक ज्ञान के विकास में कार्ल सावर के योगदान पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हेम्बोल्ड जो कि आधुनिक भूगोल के जनक ही माने जाते हैं, उन्होंने बच्चों भूगोल के एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध विषय के रूप में स्थापित किया। उनके प्रमुख योगदानों की हम बात करें तो मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि व्यवस्थित भूगोल के जनक, तो हेम्बोल्ड ने भूगोल को वर्णनात्मक के बजाय व्यवस्थित और वैज्ञानिक बताया, और जिन्होंने बच्चों जियो गणेश या के रूप में जो व्यवस्थित भौतिक भूगोल की नींव रखी, जिसमें क्षेत्र कार्य डेटा मापन पर जोर जो है दिया गया। फिर है कि समतापी रेखाओं का आविष्कार, तो उन्होंने जो है मानचित्रों पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की अवधारणा प्रस्तुत की, जिससे जलवायु विज्ञान में क्रांति आई। फिर एक वनस्पति भूगोल और जैव परिस्थितिकी, तो उन्होंने जो ऊंचाई के साथ वनस्पति के वितरण का अध्ययन किया, जिससे जैव भूगोल की आधारशिला जो है रखी गई। उसके बाद है समग्र जो है दृष्टिकोण, तो हेम्बोल्ड का मानना था कि प्रकृति की सभी वस्तुएं आपस में क्या है बच्चों, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जो है पृथ्वी को एक जो है एकल पारस्पर क्रियाशील इकाई के रूप में जो है देखा है, जो परिस्थितिकी के आधुनिक विचारों का जो है आधार बना। अब यहाँ से कार्ल सावर जी का क्या योगदान रहा है, इनके बारे में समझ लीजिए। ये बच्चों एक प्रभावशाली अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, जिन्हें सांस्कृतिक भूगोल का जो है जनक माना जाता है। उन्होंने बच्चों पर्यावरण नियतवाद का कड़ा जो है विरोध किया और सांस्कृतिक पारदर्शी की अवधारणा पेश की। उनके अनुसार मनुष्य अपनी संस्कृति गतिविधियों के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण को जो है आकार देता है, ऐसा उन्होंने जो है बताया है। इनका यदि हम योगदान की बात करें तो सांस्कृतिक पारदर्शी की अवधारणा, तो सावर के अनुसार सांस्कृतिक जो पारदर्शी है बच्चों, प्राकृतिक पारदर्शी गुणे जो संस्कृत से है,
उन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य अपने निवास स्थान को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है परिवर्तित करता है, जो भूगोल में जो एक महत्वपूर्ण जो है मोड़ था। फिर है कि नियतवाद का विरोध। तो उन्होंने बच्चों जो है नियतवाद को जो है नकारा है और संभववाद के जो है समर्थक बने हैं, जहां मानव की भूमिका जो है को जो है प्रधानता जो है दी गई है। फिर ऐतिहासिक और जो है सांस्कृतिक भूगोल में भी इनका योगदान रहा है। तो सावर ने इस बात पर जो है जोर दिया है कि वर्तमान जो है पारदर्शी को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक विकास को जानना आवश्यक है। उन्होंने अमेरिकी मूल निवासियों, कृषि की उत्पत्ति, ग्रामीण बस्तियों के जो है भौगोलिक अध्ययन में विशेष जो है रुचि जो है ली। अब यहाँ अगला भी यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि बर्कले जो है स्कूल, ये एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों बन सकता है कि सावर जी का बर्कले स्कूल में क्या योगदान रहा है। तो ये बच्चों जो है 1923 से 1957 तक उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में शिक्षण किया और वहाँ भूगोल विभाग के जो है इन्होंने बच्चों स्थापना की, जो बाद में बर्कले स्कूल ऑफ जियोग्राफिक सार्ट के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय अध्ययन विधि। तो उन्होंने बच्चों जो है क्षेत्रीय निरीक्षण और तुलनात्मक विधियों को भौगोलिक अनुसंधान का मूल जो है आधार इन्होंने बताया। तो बच्चों हम संक्षेप में हम कहें तो कार्ल सावर का योगदान न केवल भूगोल को एक वैज्ञानिक आधार देना था, बल्कि उन्होंने बच्चों मानव पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण भी जो है प्रदान किया। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन कि भूगोल में नियतवाद और संभववाद की संकल्पना पर आपको चर्चा करना है। वैसे मैं आपको करा दिया है, लेकिन यहाँ से भी हम आपको विस्तृत में हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझाए दे रहे हैं। तो भूगोल में बच्चों नियतवाद, संभववाद, ये बच्चों जो है मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझने के लिए दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। ठीक है, नियतवाद बच्चों मानता है कि जो प्राकृत है मानव जीवन को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, नियतवाद क्या है बच्चों, इसमें क्या है, जो मनुष्य है प्राकृत का दास है। जबकि संभववाद क्या है बच्चों, संभववाद जो है मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता मतलब उसका प्रयोग करके प्राकृत में बदलाव कर सकता है, इसमें मनुष्य क्या है, स्वामी है। ठीक है, इसको विस्तार से समझिएगा। पहला है कि नियतवाद। तो ये जो अवधारणा है बच्चों, इस अवधारणा के अनुसार भौतिक पर्यावरण है जिसमें जैसे कि जलवायु, भूआकृति, मिट्टी, तो ये क्या है, मानवीय क्रियाओं, संस्कृति और विकास को जो है क्या करता है बच्चों, मनुष्य के निर्धारित करता है। और मनुष्य क्या है, प्राकृत का जो है दास है इस अवधारणा में। इसके हम समर्थकों की बात करें इस अवधारणा के, तो हेम्बोल्ट जी, कार्ल रेटर जी इसके समर्थक है, जो कि सैंपल जी भी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य क्या है, पृथ्वी की सतह की जो है उपज है, ऐसा उन्होंने कहा। उदाहरण के जैसे कि बच्चों अत्यधिक जो है ठंडे प्रदेशों, ठीक है, जैसे कि एस्किमो कि, तो वहाँ के जो लोग हैं बच्चों शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर है, क्योंकि वहाँ कृषि असंभव है। फिर है कि रहन सहन, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की जो छतें हैं जो कि चपटी और दीवारें मोटी होती हैं, जो वहाँ की गर्मी से बचने के लिए अनिवार्य है। अब यहाँ से संभववाद क्या बच्चों, संभववाद का मानना है कि जो प्राकृत है केवल संभावनाएं जो है प्रदान करती हैं, मनुष्य जो है अपनी तकनीकी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार जो है अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकता है। इसके एकदम समर्थक की बात करें तो बच्चों विडाल दी ब्लास फेब्रेस के समर्थक हैं। उदाहरण के जैसे कि मरुस्थल में जो सिंचाई और जो उन्नत कृषि तकनीक का जो उपयोग करके कृषि करना, जैसे कि इजराइल में होती है। फिर कि परिवहन, जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि पहाड़ है, तो मनुष्य क्या है पहाड़ों को काट कर या फिर सुरंग बनाकर पुल बना दिया गया है। तो ये बच्चों क्या है, ये बच्चों आपका संभववाद है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन बच्चों की थॉमस कोहन के प्रतिमान परिवर्तन मॉडल की व्याख्या करना है आपको, इसको भी समझ लीजिए बच्चों। तो थॉमस जो कि कोहन का प्रतिमान जो परिवर्तन जो मॉडल है बच्चों, विकास को जो समझने का एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है, जिसे उन्होंने 1962 में इनकी एक पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इसमें जो है इन्होंने बच्चों जो इसको प्रस्तुत किया है। कोल्हन ने तर्क दिया है कि विज्ञान धीरे धीरे निरंतर जो सत्य की ओर विकसित नहीं होता है, बल्कि सामान्य विज्ञान क्रांतिकारी परिवर्तनों के बीच झूलता रहता है, ऐसा उन्होंने बताया है। प्रतिमान क्या बच्चों इनके अनुसार, तो कुल्हड़ के अनुसार बच्चों एक प्रतिमान वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा साझा की गई मान्यताओं, सिद्धांतों, विधियों, दृष्टिकोणों का एक समूह है। तो प्रतिमान क्या है बच्चों, कुल्हड़ के अनुसार प्रतिमान एक जो कि वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा साझा की गई मान्यताओं,
सिद्धांतों, विधियों, दृष्टिकोण का एक समूह है। यह जो है वैज्ञानिकों को यह बताता है कि क्या अध्ययन करना है, कौन से प्रश्न पूछने हैं और प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या कैसे करनी है, ये बताता है। अब यहाँ से बच्चों भूगोल के विकास में यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं के योगदान पर आपका मूल्यांकन करना है। फिर के भूगोल के क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागम एक दूसरे के पूरक आपको सिद्ध करना है। अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट और कार्ल रेटर का योगदान आपको लिखना है, ये मैंने करा दिए हैं। फिर बच्चों है कि क्षेत्रीय विभेदीकरण क्या, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में फंसेगा। तो भूगोल की बच्चों एक प्रमुख ये संकल्पना है जो बताती है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र अपने भौतिक, सांस्कृतिक, जैविक गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, और इस अवधारणा के अनुसार कोई भी दो स्थान पूर्णतया समान नहीं होते हैं। मतलब जैसे कि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तो कोई भी बच्चों डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे से जो है समान नहीं होता है। कहीं पर क्या चीज़ें उपलब्ध है, किसी जो है आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो है कुछ एरिया जो है नांग जाओ तो कहीं पर खेती अच्छी होती, कहीं पर नहीं होती है। तो इस तरह से असमानता देखने को मिलती है। तो यही क्षेत्रीय आपका विभेदीकरण है बच्चों। ठीक है, तो इस अवधारणा के अनुसार कोई भी दो स्थान पूर्णतया बच्चों समान नहीं होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान रखता है जो प्राकृतिक और मानवीय कारकों की परस्पर क्रिया से जो है विकसित होता है। तो बच्चों अब ऐसे भी समझ सकते हो क्षेत्रीय जो कि विभेदीकरण, जैसे कि अयोध्या है जो कि प्रभु श्री राम की नगरी की जाना जाता है, मथुरा जो कि कृष्ण जी की जो है जन्मभूमि है। तो प्रत्येक क्षेत्र बच्चों एक अलग जो कि क्षेत्र के लिए जाना जाता है, एक समान नहीं है, तो इसी को हम क्षेत्रीय विभेदीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, लास्ट में है कि अरब भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों लॉन्ग में फंसेगा, आएगा। तो मध्यकाल में बच्चों जब यूरोप अंधकार युग मतलब डार्क एज से जो है गुजर रहा था, तब अरब विद्वानों ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। उनका योगदान भूगोलीय भूगोल, मानचित्र कला, क्षेत्रीय भूगोल में जो है रहा है। ठीक है, तो प्रमुख यदि हम अरब भूगोलवेत्ता की बात करें तो इसमें सबसे पहले अल-बरूनी जी आएंगे। उन्होंने बच्चों, इनकी किताब है किताब उल हिंद, इन्होंने लिखी। इन्होंने बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और बताया कि सिंधु घाटी कभी समुद्र का हिस्सा थी। फिर अगले इसके जो भूगोलवेत्ता हैं अल इदरीसी हैं, उन्होंने बच्चों विश्व का मानचित्र तैयार किया और जो है रोजर्स बुक लिखी। उन्होंने बच्चों पृथ्वी को जलवायु कटबंधों में जो विभाजित भी किया। फिर एक ही इब्न बतूता जी हैं, इन्हें बच्चों अरब जगत का मार्को पोलो भी जो है कहा जाता है। इन्होंने बच्चों अपनी पुस्तक रिहला में भारत और जो है अन्य देश की यात्राओं का विस्तृत विवरण किया है। तो ये थे बच्चों आपके भूगोलवेत्ता, ठीक है, जो कि अरब के। तो इतना आपको लिखना है। तो यही थी बच्चों इतनी आज की हमारी क्लास। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को बच्चों आपको समझ लेना है। यही पेपर में आपके कल जो है छप के आएंगे। अन्य जितनी भी क्लासें हमारी हैं 6 सेमेस्टर की एमजी के की सारी क्लासें बहुत ही शीघ्र आएंगी। सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता हूं वीडियो के, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।